हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी इस तरह से अजाब बन जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शादी से पहले मैं अपने घर वालों की बेहद लाडली थी, मगर जब मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी तो मैं अपने भाई पर बोझ बन गई थी और वो लोग मेरा बोझ जल्द से जल्द अपने सर से उतार कर फेंकना चाहते थे। भाभी को मैं एक आँख नहीं भाती थी, इसलिए वो चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। अब्बू की मौत तो भाई की शादी से पहले ही हो गई थी, मगर अब्बू के जाने के बाद मम्मी भी बीमार रहने लगी थी। मैं दिन रात मम्मी की खिदमत करती रहती। मम्मी ने भाई की शादी बहुत अरमानों से की थी, मगर भाभी के घर में आते ही भाभी को मैं खटकने लगी थी। भाई मुझसे बेहद प्यार करते थे और मेरी फरमाइशें पूरी किया करते थे, तभी भाभी मुझसे चिढ़ ही रहा करती थी। हालांकि मैंने भाभी से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की थी, मगर भाभी मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी, बल्कि मुझे नज़रअंदाज करके मेरे सामने से गुजर जाया करती थी। हालांकि मैं भाभी की बहुत इज्जत करती थी और उनके कहने से पहले ही उनके सारे काम कर दिया करती थी। भाभी को यह मंजूर नहीं था कि भाई मुझसे बात करें। कभी अगर भाई मुझसे बात करने की कोशिश भी करते तो भाभी घर में झगड़ा शुरू कर दिया करती थी और मैं डर जाती थी। जब मम्मी ने घर के यह हालात देखे तो मम्मी ने मेरा रिश्ता फूफी के बेटे से तय कर दिया। फूफी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन भाभी फूफी के खिलाफ मम्मी के कान भरा करती। मगर मम्मी भी भाभी की हरकत जानती थी। मम्मी भाभी की बात एक कान से सुनती तो दूसरे कान से निकाल देती। जब भाभी ने देखा कि मम्मी पे कोई असर नहीं हो रहा है तो उन्होंने भाई के कान भरने शुरू किए। फिर मम्मी ने मेरी मंगनी कर दी और फूफी से कहा कि जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती हैं। फूफी तैयार थी, पर भाभी को मेरी खुशी एक आंख नहीं भा रही थी। इस रिश्ते को हो जाने से मैं बहुत खुश थी और मेरी यही खुशी भाभी को बिल्कुल नहीं भा रही थी। मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। मेरी शादी की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी। फिर एक दिन मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं भाई को बुलाने उनके कमरे में गई और ज़ोर ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। भाभी ने दरवाज़ा खोला और गुस्से में बोली, कौन सा पहाड़ टूट गया, क्यों दरवाज़ा पीट रही? मैंने रोते हुए कहा, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप फ़ौरन भाई को उठा दें। और मैं मम्मी के पास चली आई। मम्मी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। भाई अब तक नहीं आए थे। मैं फिर भाई के कमरे की तरफ भागी। इस बार भाई की नींद खुल चुकी थी। भाई फ़ौरन मम्मी को अस्पताल लेकर गए, पर मम्मी दुनिया से जा चुकी थी। मैंने तो पहले ही अपने अब्बू को खो दिया और अब माँ को भी खो दिया। जैसे मैं पत्थर की बन चुकी थी। सांस तो ले रही थी पर जिंदा लाश थी। मम्मी को गए 12 दिन हो चुके थे। एक दिन फूफी आई और उन्होंने कहा 2 दिनों के अंदर मेरी शादी कर दे, क्योंकि चौथे दिन अनवर को बाहर जाना था। भाई मम्मी की गम से खुद भी नहीं संभले थे, फिर भी मेरी रुखसती करने को राज़ी हो गए। पर भाभी ने कहा, इतनी जल्दी रुखसती करने की क्या ज़रूरत है, अभी मम्मी को मेरे 12 दिन ही हुए हैं, लोग बातें बनाएंगे। भाई को भाभी की बात सही लगी और भाई ने फूफी को साफ मना कर दिया। कहा कि अनवर जब बाहर से वापस आएंगे तो रुखसती कर देंगे। फूफी ने बहुत कोशिश की पर भाई नहीं माने और फिर अनवर 1 साल के लिए बाहर चले गए। अब भाभी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। भाई तो दिन भर काम पर रहते। एक रात भाई काम पर से आए तो मैं अपने कमरे में थी और भाई भाभी अपने कमरे में। अचानक से भाई के चीखने की आवाज़ें आने लगी। इससे पहले भाई को मैंने कभी इतनी ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं सुना था। मैं अपने कमरे से निकली तो भाई मुझे गुस्से से देखने लगे। मैं बहुत डर गई थी और गुस्से से मुझसे पूछा, तुम किससे बातें करती हो? मैं दहल गई और ताज्जुब से भाई को देखने लगी और बोली, मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो मैं किसी और से कैसे बात कर सकती हूँ? भाई फिर से मुझे पर चिल्लाए, अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। सच सच बताओ, तुम्हारा उस लड़के के साथ क्या चक्कर चल रहा है जिसके साथ तुम रोज़ छत पर जाकर बातें करती हो? मुझे लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा, भाभी आप ही भाई को बताएं, मैं छत पर जाती ही नहीं हूँ। यह कहते हुए मेरी आवाज़ रुआसी हो गई।
मेरी बात सुनकर भाभी ने मेरा मजाक उड़ाती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर भाई को देखकर कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना कि यह अपनी बात से मुकर जाएगी। मैं बौखलाकर भाभी की तरफ देखने लगी। मैंने भाभी से कहा, यह आप क्या कह रही हैं? भाभी ने पूरी तरह से मुझे नज़रअंदाज किया और भाई से कहने लगी, इसे मैं छत पर जाने से और उस लड़के से मिलने से कई बार मना किया, मगर इसने कभी मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि यह तो मुझसे ही बदतमीजी करने लग जाती है। इसी वजह से मैंने बहुत मजबूर होकर आपसे यह बात कही। मैं हैरानी से कभी भाभी को देखती तो कभी भाई को देखती। मुझे भाभी से यह उम्मीद नहीं थी कि भाभी इतना बड़ा झूठ बोलेंगी, मगर भाभी बहुत इत्मीनान से झूठ बोल चुकी थी और भाई उनकी बात पर यकीन भी कर चुके थे। भाई ने मुझसे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई यूँ किसी लड़के से मेल जोल बढ़ाते हुए, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे रिश्ता हो चुका है, मगर फिर भी तुम हमारे चेहरों पर कालिख मलने पर तुली हो। मेरी ज़ुबान ने मेरा साथ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मैं तो अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रही थी। भाई भाभी की बातों पर यकीन कर चुके थे और मुझे पता नहीं भाई क्या कुछ कह रहे थे। मैं बस खाली दिमाग के साथ उन्हें देख रही थी। उनके बोल किसी हथौड़े की तरह मुझ पर बरस रहे थे। भाई पल भर में ही मुझसे बदजन हो गया था। उसे मुझसे ज़्यादा अपनी बीवी की बात पर यकीन था। अगले दिन भाई ने फूफी से बात की, वह मेरी रुखसती करना चाहते थे। इस बात पर फूफी ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, अरमान 1 साल के लिए बाहर जा चुका है, अब वह 1 साल से पहले वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब 1 साल बाद ही शादी तय होगी। इस बात पर भाई को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अरमान से मेरा रिश्ता तोड़ दिया और फूफी को जवाब दे दिया कि उन्हें मेरी शादी बहुत जल्द करनी है, इसलिए अब वह मेरी शादी कहीं और कर देंगे। जब यह खबर मैंने सुनी तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं अपने भाई के पैरों में गिर गई। उनसे कहा कि मुझ पर यह जुल्म ना करो, मुझे यूं बिना गलती के सज़ा ना दो, मगर वह मेरी कोई बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और मैं उसे अपनी बेगुनाही का यकीन नहीं दिला पा रही थी। फूफी ने भाई को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर भाई ने उनकी भी नहीं सुनी और अरमान से मेरा रिश्ता ख़त्म कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई थी, लेकिन मेरे रोने से भी भाई का दिल नहीं पिघल सका था। मैं अरमान को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि भाई ने मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया था। भाई ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा रिश्ता भी तय हो गया। मैं बहुत रोई चिल्लाई, मगर भाई पर कुछ असर ना हुआ। भाई को लग रहा था कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द मेरी शादी नहीं की तो मैं उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाकर मुझे भाई की नज़रों से भाभी गिरा चुकी थी। 1 हफ्ते के बाद मेरा निकाह होना था और मैं अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खोने जा रही थी। मैं कुछ नहीं जानती थी कि अरमान को कुछ खबर है या नहीं, मगर मैं फिर भी अरमान का इंतज़ार कर रही थी। एक उम्मीद थी कि शायद अरमान आकर मेरी शादी होने से रोक दे, मगर पूरा हफ्ता पलक झपकते गुजर गया, अरमान नहीं आया और मुझे ज़बरदस्ती किसी और से शादी करने पर मजबूर कर दिया गया। भाई ने बहुत खामोशी से मेरी शादी कर दी। यहाँ तक कि रुखसती से पहले भाई ने मेरे सर पर हाथ तक नहीं रखा और मैं उम्मीद भरी नज़रों से भाई को देखती रही कि शायद वह आगे बढ़कर मुझे गले लगा लेंगे, मगर भाई मुझसे मुंह मोड़कर खड़े रहे। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं रोती हुई रुखसत हो गई। मेरी मोहब्बत मुझसे छूट गई थी। मेरे ससुराल में मेरी सास और शौहर के अलावा कोई नहीं था। जब मैं अपने ससुराल में आई तो घर को देखकर मैं ताज्जुब में रह गई। यह घर तो किसी मजदूर का घर लग रहा था। मेरी सास ने मुझे ले जाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। भाई ने जो भी सामान मुझे जहेज में दिया था उसमें से कुछ भी मेरे कमरे में मौजूद नहीं था, बल्कि कमरे के बीच में एक पुराना सा पलंग रखा था जिस पर मेरी सास ने मुझे बिठाया था और एक कोने में छोटी सी अलमारी थी। बस यह 2 ही चीज़ उस कमरे में रखी हुई थी। मेरे आंसू थे कि छलकने को बेताब थे। एक तो मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई और अब ऐसे घर में की गई जो कहीं से भी हमारे लायक नहीं थे। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत ही रूखा था। उन्होंने अब तक मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। मैं कमरे में सर झुकाए बैठी थी।
कुछ देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे सर झुकाए बैठे देखकर कहा, तुम्हारी भाभी ने पहले ही मुझे तुम्हारे सारे करतूत बता दिए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि इस घर में खामोशी से रहना। अगर ज़्यादा आवाज़ निकालने की कोशिश की तो यहीं जान से मार दूंगी। मैंने सोचा तो मेरी भाभी ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने सोचा चंद घंटे की दुल्हन को कौन ऐसे जान से मारने की धमकी देता है। मैं कांप गई। मुझे मेरी मम्मी याद आने लगी थी, मगर आज वह जिंदा होती तो मेरे साथ कभी भी यह सब नहीं होता। मेरी सास कमरे से बाहर जा चुकी थी और मैं अपने किस्मत पर रोने के लिए अकेली बैठी रह गई थी। अभी तक मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। मैं खूब दिल भर कर रोई। जब मेरा दिल कुछ हल्का हुआ तो मैं अपने आंसू पोंछकर खामोश हो गई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं उस वक्त सोना चाहती थी, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर अंदर आया। मैं फ़ौरन ही सीधी होकर बैठ गई और नज़रें झुका ली। मेरा शौहर कमरे का दरवाज़ा बंद करके सीधा पलंग की तरफ आया और काफ़ी देर तक खड़ा मुझे देखता रहा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नज़रें उठाकर उसे देख सकूं। कुछ देर बाद मेरा शौहर मेरे सामने आकर बैठ गया और एक ही झटके में मेरे चेहरे से घूंघट उतार दिया। इस अचानक हमले से मैं बौखला गई और सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वह लाल लाल आँखों से मुझे घूर रहा था। मैं सहमी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। डर के मारे मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया था। इससे पहले मेरा शौहर मुझसे कुछ कहता, कमरे का दरवाज़ा पीटा जाने लगा। मेरा शौहर झुंझलाया हुआ उठा और जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मेरी सास अंदर आ गई और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुमने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया। मेरा शौहर बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। मेरे ही सामने मेरी सास ने मेरे शौहर से कहा कि तुम भी अपने बीवी की करतूत जान लो। ना जाने शादी से पहले कितने लड़कों से नाता जोड़े बैठी थी। इसकी भाभी ने इसे कितने लड़कों से इसे मिलते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। जब ही इतनी जल्दी जल्दी इसकी शादी कर दी और हमारे पल्ले बांध दिया। अपनी ही माँ के मुंह से यह बात सुनकर मेरे शौहर को बहुत गुस्सा आया और वह मेरे बाल को मुट्ठी में जकड़े मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहा था और मैं चीख भी नहीं पा रही थी। मेरी चीख मेरे हलक में ही दब कर रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे शौहर पर भूत सवार हो गया था। उसने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और लातों से मारने लगा। मुझ में उसे रोकने की हिम्मत भी ख़त्म हो गई थी। मैं फर्श पर लेटी खामोशी से मार खा रही थी, यहाँ तक कि खुद को बचाने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाती, मेरी सास ने आगे बढ़कर बेटे को रोका और उसे लेकर कमरे से बाहर चली गई और मैं वहीं लेटी रही, अपने किस्मत पर आंसू बहाती रही। मेरे जिस्म में हिलने की भी हिम्मत बाकी नहीं बची थी। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ उठाया था, वो भी इस बुरी तरह। अपने किस्मत पर रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। एकदम से ही कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास अंदर आ गई। अंदर आते ही उन्होंने मुझसे कहा कि हम यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए नहीं लाए हैं। कब तक यहाँ पर अपनी मोहब्बत का शौक मनाती रहोगी? उठो और हमें नाश्ता बना कर दो। मैंने आंखें खोलकर अपनी सास की तरफ देखा और उठकर बैठ गई। मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और सोचा कि शायद उनके सीने में दिल ही नहीं। रात को उनका बेटा मुझे इतनी बुरी तरह से मार रहा था और उन्होंने उसको रोका तक नहीं, और अब सुबह मुझे काम करने को कह रही थी, जबकि बहुत अच्छे से जानती थी कि रात को मार खाने के बाद मेरी क्या हालत हो रही होगी। मगर उन्हें फिर भी मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आ रहा था। मैं आंसू साफ करते हुए उठी और कपड़े बदलने चली गई। मैं कपड़े बदल कर आई तो मेरी सास अब भी वहीं खड़ी थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ बावर्ची खाने में चलो ताकि मैं तुम्हें सारा काम समझा दूँ। मैं सर झुकाकर उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आई। मेरी सास मुझे लेकर सीधा बावर्ची खाने में चली गई और मुझे नाश्ता बनाने पर लगा दिया। मैं अपने आंसू रोके खामोशी से काम करने लगी। मेरा शौहर कमरे में आया तो खामोश बैठा रहा। मैं भी अपनी जगह खामोश बैठी थी, मगर फिर अचानक ही बैठे बैठे मेरा शौहर हंसने लगा और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगा। मैं ताज्जुब से उसे देख रही थी। वह खुद में मगन था। मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ, मगर देखने में तो मेरा शौहर बिल्कुल ठीक ठाक था
और अब ऐसी हरकतें कर रहा था। फिर वह अचानक से उठा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा कि तुम भी धोखेबाज हो, जो तुम सब मुझे धोखा देती हो, पागल समझते हो तुम सब मुझे। और मेरे करीब आने लगा। वह जितना मेरे करीब आ रहा था मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर पीछे दीवार थी। मैं अब उससे दूर बिल्कुल भी नहीं जा हो सकती थी। पर वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। मैं समझ गई थी कि मेरा शौहर अपना हक लेने आ गया था। इससे पहले कि मेरा शौहर कोई और हरकत करता, कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धक्के के साथ खुला। मैं अपनी जगह से उछल गई और मेरा शौहर भी मुझसे फ़ौरन ही दूर हो गया। कमरे का दरवाजे पर मेरी सास खड़ी थी और बहुत गुस्से में अपने बेटे को देख रही थी। फिर वह कमरे के अंदर आई। मैं नासमझी से उन्हें देख रही थी। उनका इस कदर गुस्सा होना मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी सास आगे बढ़ी और मेरे शौहर को थप्पड़ लगा दिया। यह सब अचानक हुआ कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। मेरी सास ने अपने बेटे से कहा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इस लड़की के करीब नहीं जाना, तो फिर तुम क्यों इसके करीब जा रहे थे? और मेरा शौहर सर झुकाकर उनके सामने खड़ा था, यहाँ तक कि वो उनसे आंखें भी नहीं मिला रहा था। मैं हैरत से यह सब देख रही थी और समझ गई थी कि ज़रूर मेरा शौहर दिमागी तौर पर बीमार है। वह अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे माफ़ी मांगने लगा, यहाँ तक कि माफ़ी मांगते हुए रोने लगा था। मेरी सास ने और 2 थप्पड़ अपने बेटे को मारे और कमरे से निकल गई। मेरा शौहर कुछ देर पहले बुरी तरह से रो रहा था और एकदम से मेरी तरफ घूमा और मुझे बुरी तरह से पीटने लगा और साथ साथ यह कह रहा था कि तू गंदी औरत है। मैंने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उससे जितना बचने की कोशिश करती वह उतनी ही ज़ोर से मुझे मारता था। अब यह हर रोज़ का मामूल हो गया था। अगर कभी मेरा शौहर मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मेरी सास उसे पीटती थी और फिर वह सारा गुस्सा मुझ पर निकालता था। इस माहौल से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैं अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन मुझे मेरे मायके जाने की भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि अब मेरे मायके में मेरा कोई नहीं। वह मेरे साथ जो भी जुल्म करेगी कोई पूछने वाला नहीं होगा। तभी तो वह लोग मुझसे जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे। मेरा शौहर हर वक्त मुझ पर हाथ उठाता, यहाँ तक कि रोज़ रोज़ उसकी मार खाकर मेरे जिस्म पर नील के निशान बन गए थे। शादी के बाद से एक बार भी मेरा भाई मुझसे मिलने तक नहीं आया था, मगर मुझे इस बात का यकीन था कि अगर वह मेरी हालत देख ले तो एक पल के लिए भी मुझे यहाँ नहीं रहने देगा। मैं दिन रात अपने भाई का इंतज़ार करती, मगर वह एक बार भी नहीं आया। यहाँ तक कि मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी मेरी सास कमरे में आई और उनके हाथ में एक जोड़ा था। उन्होंने वह कपड़ा दिया और मुझसे कहने लगी, जल्दी से यह पहनकर तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो गई और जैसे ही कमरे से बाहर आई मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ कई आदमी बैठे थे। मेरे बाहर आते ही उन सब ने हवस भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। मेरे कदम अपनी जगह रुक गए थे। मैं वापस अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। मैं उनके पास गई। मेरी सास ने उन मर्दों की तरफ देखा और उनसे कहा कि जो भी मुझे इसके ज़्यादा पैसा देगा उसे वहीं यहाँ से ले जा सकता है। ऐसी बात सास के मुंह से सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने घबरा कर अपनी सास की तरफ देखा, मगर वह बहुत ही इत्मीनान से अपनी जगह बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लगा मुझे सुनने में कोई गलती हो गई हो, मगर मुझे सुनने में कोई गलती नहीं हुई थी। मैंने अपनी सास से कहा, यह आप क्या कर रही हैं? जिस पर मेरी सास ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी, तू पहली नहीं है जिसके साथ मैं यह सब कर रही हूँ। इससे पहले मैं अपने बेटे की 2 शादियाँ करवा चुकी हूँ। उनका भी तेरी तरह इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने उन्हें बेच दिया। रात को जब मेरा बेटा घर आएगा तो उसे यही कहूँगी कि तेरी बीवी भाग गई। यह कहकर मेरी सास हंसने लगी तो वहाँ मौजूद सारे मर्द भी हंसने लगे। सास की यह बात किसी चाबुक की तरह मेरे दिल पर पड़े थे। मैं लावारिस तो नहीं थी कि जिसके साथ यह सब हो रहा था। मैं अपनी सास के पैरों में गिर गई और उनसे अपनी इज्जत बचाने की भीख मांगने लगी।
लेकिन वह पत्थर बनी बैठी रही। उनमें से एक ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए तो मेरी सास ने मुझे उसके हवाले कर दिया। उस आदमी ने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी सास कहने लगी कि 2 बीवियों की बेवफाई ने मेरे बेटे को पागल बना दिया है। अब तू भी उसे धोखा देकर यहाँ से जा रही है। जाने अब उसकी हालत कैसी होगी। यह कहकर मेरी सास हंसने लगी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। वह मेरी आंखों में उभरते सवाल को पहचान गई और मुझसे कहने लगी, यह मेरा सौतेला बेटा है। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। यह दुनिया कितनी बुरी है, इस बात का मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। इससे पहले कि वह आदमी मुझे लेकर वहाँ से निकलता, घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और फिर घर के अंदर मेरा भाई आया। मैं ताज्जुब से उन्हें देखती रह गई। फिर भाई के पीछे अरमान दिखा। मेरी जान में जान आई थी। भाई अपने साथ पुलिस को लेकर आया था। पुलिस देखकर वह सारे आदमी वहाँ से भागने लगे थे। मैं अपनी जगह पत्थर बनी खड़ी थी। मेरे भाई ने मुझे अपने सीने से लगा लिया, मगर फिर भी मेरे वजूद में कोई हरकत ना हुई। अरमान भी उदासी से मेरी तरफ देख रहा था। फिर मैंने घर में अपने शौहर को आते देखा था और फिर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं भाई के घर में थी। मैं एकदम ही घबरा कर अपनी जगह से उठी और खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखने लगी। मुझे होश में आता देख भाई फौरन मेरे करीब आया। मैं भाई के गले लगकर बुरी तरह रोई। मेरे शौहर ने एक रात पहले अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मेरे भाई को खबर दी। तभी मेरे भाई ने आकर मुझे बचाया था। मेरा शौहर तलाक के कागजात मेरे भाई को देकर जा चुका था, क्योंकि भले ही उसने मुझे बचा लिया था, मगर उसकी नज़रों में मैं अभी भी गंदी औरत थी। मैं अपने भाई के घर थी। भाभी मेरे सामने नहीं आती थी और अब तक उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं था। पर एक दिन जब मैं अपने कमरे में थी, भाभी मेरे कमरे में आ गई। मैं उन्हें अचानक अपने सामने देखकर डर गई, मगर भाभी आते ही मेरे पैरों में गिर गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं खामोश खड़ी उन्हें देख रही थी। भाभी ने मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और अब इस बात की सज़ा मैं भुगत रही हूँ। मैंने सवालिया नज़रों से भाभी की तरफ देखा। भाभी कहने लगी, मेरी बच्ची को डॉक्टर ने जवाब दे दिया और अब वह कभी बिस्तर से उठ नहीं सकेगी। मैं हैरत से भाभी को देख रही थी। भाई दरवाजे में खड़ा अपने आंसू साफ कर रहा था और उनके पीछे अरमान खड़ा था। भाभी रोते हुए कमरे से जा चुकी थी। भाई भी वहाँ से चला गया था, मगर अरमान अपनी जगह खड़ा रहा। वह बस मुझे देखे जा रहा था। फिर वह कमरे में आया। मैंने उसे देखकर नज़रें घुमा ली। वह मेरे करीब आ गया और मेरे कान में झुककर कहने लगा, इस हफ्ते तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, मैंने एक पल के लिए भी भाभी की बात पर यकीन नहीं किया था, पर जब तक मैं वापस आया मेरी दुनिया ही लुट चुकी थी। तुम किसी और की हो चुकी थी, पर अब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा और तुम्हारे सारे ज़ख्मों को भर दूंगा। उसने मेरे हाथ पर बने नील के निशान को देखा। मैंने रोते हुए उसके कंधे पर सर रख दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।